हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। आई एम निशांत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम बेसिक टर्म्स को कवर करने वाले हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है, जो कुछ कुछ बीच में टर्म्स आती है और बच्चों को समझ नहीं आती। तो आज हम वही जो टर्म्स है बेसिक वाली वो कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको NTUGC नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की कोचिंग इस पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और आगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स पे आ जाते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च मैथडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स के बारे में, अनियन फ्रेमवर्क, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके पेपर 1 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम बेसिक टर्म्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर भी लेके आया था लॉजिकल रीजनिंग में। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए जनरल स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। ये जाएगी हमारी स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या होगी, हाँ, हम इस चीज को सिद्ध करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दिन आया स्ट्रॉबेरी खाई तो मेरे को मीठी लगी। सेकेंड डे स्ट्रॉबेरी खाई, मीठी लगी। थर्ड डे भी, फोर्थ डे भी। तो मैंने इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए मान लिया कि दुनिया की हर स्ट्रॉबेरी जो होती है वो स्वीट होती है, ठीक है, वो मीठी होती है। पर जरूरी नहीं ऐसा हो, ठीक है। तो इसमें श्योरिटी नहीं होती, तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेड एप्पल्स देखे, दे ऑल टेस्ट स्वीट। यहीं पे यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने एप्पल देखे, रेड एप्पल थे, वो आपको स्वीट लगे। फिर आपने जनरलाइज कर दिया उसको कि सभी एप्पल स्वीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी श्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसमें आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है। अब ये 100% श्योर होता है, ये 100% श्योर होता है, 100% श्योर, ठीक है। इसमें ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं एक इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ। ये 100% श्योर है और इसमें आपको ऑलवेज ट्रू लिख सकते हो, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। क्यों ट्रू होगा, आपने जनरल फिनोमेना को यूज किया, कोई जनरल स्टेटमेंट को यूज किया। फॉर एग्जांपल, कोई लॉ या कोई पहले से सिद्ध हो चुकी बात थी जिसको आपने अप्लाई किया अपने एक किसी स्पेसिफिक केस पे, ठीक है। जैसे इफ यू नो दैट ऑल बर्ड्स हैव फैदर, ठीक है, सभी बर्ड्स के फैदर होते हैं, सभी बर्ड्स के पंख होते हैं, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट आप जानते हो और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी बर्ड के नहीं होते होंगे, ठीक है। एंड यू सी अ रॉबिन, अ स्पेसिफिक केस, एक रॉबिन देखा आपने, ठीक है। यू कैन डिडक्ट दैट द रॉबिन हैज फेदर्स। अब रॉबिन, मुझे भी नहीं पता कौन सा बर्ड होता है, पर होता होगा कोई बर्ड, है तो बर्ड ही, ठीक है। तो उसके भी फेदर होंगे, उसके भी पंख होंगे। आपने ये इस केस पे अप्लाई किया क्योंकि वो भी बर्ड है, ठीक है। आपको पता था, एक जनरल स्टेटमेंट थी कि सभी बर्ड्स के फेदर होते हैं, ठीक है। और आपने आपने एक रॉबिन नाम का बर्ड है तो आपने एज्यूम कर लिया इसके भी फेदर्स होंगे क्योंकि ये भी बर्ड है, इसलिए। तो ये आपने डिडक्टिव रीजनिंग का यूज किया, आपने पहले से जो जनरल स्टेटमेंट थी उसको अप्लाई किया अपने स्पेसिफिक इंस्टांस पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, 100% श्योरिटी होती है। एंड इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देख के एक नया सिद्धांत निकालते हैं, ठीक है, दैट इज इंडक्टिव। तो इन अ नटशेल, इंडक्टिव स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड बिल्ड टुवर्ड्स अ जनरल कंक्लूजन। हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक जनरल कंक्लूजन पे जाते हैं। एंड डिडक्टिव स्टार्ट विद जनरल स्टेटमेंट एंड अप्लाइज इट टू अ स्पेसिफिक केस, और अपने किसी स्पेसिफिक केस पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है हमारी बेसिक टर्म्स में क्वालिटेटिव रिसर्च एंड quantitative research. तो qualitative research is like exploring and understanding feelings, opinions and experiences, ठीक है। अब क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी तो एक तरह से सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है,
सब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओपिनियंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं, ठीक है, उसके क्या एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ में रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। क्वालिटेटिव क्यों होगी, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर, वी कैन नॉट मेजर, ठीक है, हम इनको मेजर नहीं कर सकते। इट्स अबाउट वर्ड नॉट नंबर्स। नंबर्स में होता तो क्वांटिटेटिव हो जाता, लेकिन ये नंबर्स में नहीं है, इसलिए क्वालिटेटिव है। आप फीलिंग्स को नाप नहीं सकते, ओपिनियंस को नहीं नाप सकते, एक्सपीरियंसेस को नहीं नाप सकते। इमेजिन आस्किंग पीपल टू डिस्क्राइब देयर फेवरेट बुक एंड व्हाई दे लव इट, ठीक है। आप किसी लोगों से जाके पूछो कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और आपको वो इतनी पसंद क्यों है बुक, तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि वो कितना प्यार करते हैं उस बुक से, किसी पर्सन से कितना प्यार करते हैं, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। दैट इज क्वालिटेटिव, उस चीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव नहीं होगी। जिसको आप मेजर कर पाओ उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का वाइस वर्सा कौन होगा, क्वांटिटेटिव। लाइक काउंटिंग एंड मेजरिंग थिंग्स, तो क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, आप काउंटिंग कर सकते हो, मेजर कर सकते हो उन नंबर्स को, स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो उसके, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई पीपल लव अ बुक, यू माइट आस्क हाउ मेनी पेजेस दे रीड इन अ वीक। आप देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव में पूछ रहे थे कि आपको वो इतनी पसंद क्यों है बुक, और क्वांटिटेटिव में आप पूछ रहे हो कि आप कितने पेजेस पढ़ लेते हो, 20, 30, 40, 50 या 100, एक हफ्ते में कितने पेजेस पढ़ लेते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इस जब न्यूमेरिकल डाटा आप कलेक्ट करोगे दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, वर्ड, स्टोरीज या फिर किसी के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, मुंह जुबानी सुनना, ठीक है, जिसको मेजर ना कर पाना, नॉट मेजरेबल। और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, नंबर्स या काउंटिंग्स या थिंग्स को मेजर कर पाए, जब हम न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट कर पाए, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्टिव इन नेचर एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे पर्सनल, अभी मैंने पीछे ही बताया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होगी, जैसे आप पर्सनल ओपिनियंस, फीलिंग्स या इंटरप्रिटेशंस को बीच में ला रहे हो, ठीक है, दैट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इंडिविजुअल थिंक्स और बिलीव। जब आप किसी इससे डाटा कलेक्ट कर रहे हो और वो अपने बिलीव से बता रहा है, फैक्ट्स नहीं बता रहे, यहाँ पे ट्रूथ का कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने शब्दों में कुछ आपको बता रहा हूं, दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है। इफ समवन सेज आई फील द मूवी इज एक्साइटिंग, अब कोई कह रहा है मुझे लग रहा है कि मूवी बहुत एक्साइटिंग है, ये मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये यहाँ पे पर्सनल बिलीव्स आ रहे हैं, ठीक है, पर्सनल ओपिनियंस बोल सकते हो आप, ठीक है, पर्सनल ओपिनियंस आ रहे हैं या अपनी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, या फीलिंग्स के अलावा आप बोल सकते हो बिलीफ्स आ रहे हैं, ठीक है, जो उसको लगता है, जो हमको फील होता है, हम वो चीज़ें बता रहे हैं। तो मुझे मूवी अच्छी लगती है, तो ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी, ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन हो गया ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मूवी अच्छी हो, क्या पता बच्चों को वो मूवी अच्छी लगती हो, बड़ों को वो अच्छी ना लगे, तो ये सब्जेक्टिव होता है। तो इसी को सब्जेक्टिविटी बोलते हैं रिसर्च में। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, लाइक हम फैक्ट्स या एविडेंस के बेसिस पे बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल की कोई घटना घटी थी तो हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, हमारे पास सबूत है, जिस चीज़ का एविडेंस है, हमारे पास जो तथ्य मौजूद है, उनके बेसिस पे हम जब बात करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। उसको ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च बोलते हैं। जैसे ऑब्जर्व्ड एंड मेजर, नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स, यहाँ पे पर्सनल बायस का कोई काम नहीं है। पर्सनल बायस का, बायस की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, पर्सनल बायस का मतलब होता है कि अपनी सब्जेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं। जैसे द मूवी हैज 20 एक्शन सीन्स, अब 20 एक्शन सीन्स होंगे, काउंटिंग की गई है यहाँ पे, ये पूरा फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। उस मूवी में सच में 20 सीन्स थे एक्शन के, ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग की गई है, ये तथ्यों के आधार पे बात हो रही है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, बिकॉज इट इज मेजरेबल फैक्ट, नॉट समवन्स पर्सनल बिलीफ। देखिए ये मेजरेबल फैक्ट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर है, तो इसमें पर्सनल ओपिनियन किसी का नहीं आ रहा, पर्सनल बायस नहीं आ रही है, दैट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो सब्जेक्टिव क्या होता है, इन्वॉल्व्स पर्सनल ओपिनियन, फीलिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ये सब चीजें आ जाती है, दैट इज सब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ फैक्ट्स, तथ्य यानी कि एविडेंस यानी कि सबूतों के आधार पे हम किसी चीज को मेजर करते हैं या बात करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे।
नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जनरलाइजेशन इज लाइक मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट। मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव में आपको बताया ना, हम इंडक्टिव में क्या करते हैं, इंडक्टिव में हम जाते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव में क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को मेजर करके एक जनरल यानी कि जनरलाइजेशन कर रहे थे, जनरल स्टेटमेंट बना रहे थे, बिग स्टेटमेंट बना रहे थे मतलब कि, ठीक है, जो कि सारी यूनिवर्स पे अप्लाई होगी। या फिर हम डिडक्टिव में क्या करते हैं, जो पहले से अप्लाइड होती आ रही है, फॉर एग्जांपल न्यूटन के लॉज है वो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, तो हम उनको देखते हुए बाकी कुछ चीजों पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज डिडक्टिव, उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, कोई बड़ी स्टेटमेंट बनाना अबाउट अ होल ग्रुप, किसी होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के बारे में, बेस्ड ऑन what we see or know about just a few things in that group। हम उस ग्रुप में क्या चीजें देखते हैं, क्या फील करते हैं, वो सब देखते हुए एक बड़ी स्टेटमेंट को पास करना, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। आप किसी भी चीज की बड़ी स्टेटमेंट बना रहे हो, दैट इज जनरलाइजेशन। इफ यू सी अ फ्रेंडली डॉग्स एंड देन से ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, दैट्स अ जनरलाइजेशन। आपने एक दो डॉग्स को देखा कि वो बहुत फ्रेंडली है, काटते भी नहीं है, भौंकते भी नहीं है, तो आपने एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दी, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली। अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का यूज हो रहा है, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल यस वाली यूनिवर्सल पॉजिटिव बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपने एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दी जो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई हो रही है, बट ऐसा सच था या नहीं था, वो सब हम हाइपोथेसिस में या फिर रिसर्च में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने जनरलाइजेशन कर दी, बस कुछ चीज़ों को देख के यहाँ पे जनरलाइजेशन कर दी। यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग का यूज हो रहा है। आपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की कुछ डॉग्स को देखा जो फ्रेंडली थे, और आपने पूरे स्पेसिफिक्स टू जनरल में उसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग का यूज हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग का यूज हो रहा है। ठीक है, और डिडक्टिव होता तो क्या बोलते, हाँ, अगर हमने हाँ ये पहले से प्रूव्ड होता कि सभी डॉग फ्रेंडली होते, तो हम किसी एक डॉग पे अप्लाई करते कि हाँ वो डॉग भी फ्रेंडली है, तो वो इसका उल्टा केस हो जाता है। ठीक है, इन अ नटशेल जनरलाइजेशन इज व्हेन वी थिंक समथिंग इज ट्रू। जनरलाइजेशन हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि वो चीज सच है, वो चीज सत्य है, फॉर अ होल बंच ऑफ थिंग, पूरी चीजों के लिए, बिकॉज वी सो और नो इट्स ट्रू फॉर जस्ट फ्यू ऑफ देम। जब हमें पता चलता है कि वो कुछ या उससे ज्यादा चीजों के लिए सत्य साबित हुई है। ठीक है, इट्स लाइक सेइंग इफ अ फ्यू पीसेस ऑफ अ पजल फिट टुगेदर देन द होल पजल मस्ट फिट टुगेदर। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कुछ पीसेस पजल के साथ में बैठ रहे हैं, तो मतलब कि सारा पजल साथ में फिक्स हो जाएगा। बट समटाइम्स वी नीड टू बी केयरफुल बिकॉज नॉट एवरी पीस इज द सेम। लेकिन हमें यहाँ पे बताया था ना इंडक्टिव में, ये 100% श्योरिटी नहीं होती है, ये 100% श्योरिटी नहीं होती, नॉट ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ पे इंडक्शन का यूज हो रहा है, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि हमेशा ये सत्य नहीं होता, लेकिन डिडक्शन में ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा इंडक्टिव रीजनिंग की ही बात क्यों हो रही है, क्योंकि जनरलाइजेशन हम करते हैं इंडक्टिव में, स्पेसिफिक टू जनरल में जाते हैं। डिडक्टिव में तो जो चीज पहले से फैक्ट है, जो सिद्ध हो चुकी है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देन आते हैं हम मैनिपुलेशन इन रिसर्च। अब मैनिपुलेशन क्या होती है रिसर्च में, मैनिपुलेशन इज लाइक रिसर्च इन रिसर्च इज लाइक चेंजिंग और एडजस्टिंग समथिंग ऑन पर्पस टू सी हाउ इट अफेक्ट्स द आउटकम्स। इट्स अबाउट ट्विकिंग वन पार्ट टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट। देखिए किसी एक पार्ट को हम छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, छेड़छाड़ करने को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन करना मतलब कि छेड़छाड़ करना है रिसर्च में। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को एडजस्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखने के लिए। ठीक है, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, और इसका इफेक्ट देखेंगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फैन का स्विच जो था वो ऑन किया और इसका इंपैक्ट आपने देखा फैन पे। इंपैक्ट क्या दिखेगा आपको, फैन तो ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया और उसने क्या किया, रोटेशन शुरू कर दी। ठीक है, ये आपने इम्पैक्ट्स मेजर किए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेशन। आप मैनिपुलेट करते हो कुछ चीजों को और फिर देखते हो उसका रिजल्ट क्या आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल शायद इसमें मैंने आगे लिखा होगा तो वो भी हम देखेंगे। अभी पहले आप देख लीजिए
फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर टेस्टिंग हाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। आप देख रहे हैं कि सनलाइट का हम ज्यादा धूप, कम धूप या थोड़ी मॉडरेट धूप में प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है। इफ यू पर्पसली चेंज द अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर ईच प्लांट्स, देखिए ऐसा करते हैं ना कि हमने यहाँ पे प्लांट 1 रखा है, यहाँ पे एक फूल रखा है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फूल रखा है, यहाँ पे तीसरा फूल रखा है, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल अंधेरे में रख दिया, ठीक है, इसको हमने थोड़ी सी सनलाइट में रखा, ठीक है, और इसको हमने फुल सनलाइट में रखा, ठीक है, यहाँ पे पूरा सूरज है। तो हम देखेंगे कि प्लांट 1, 2, 3 किसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने मैनिपुलेशन क्या की, हमने एक को बिल्कुल अंधेरे में रखा, एक को थोड़ा सेमी हीट में रखा और एक को फुल सनलाइट में रखा। तो इस तरह से मैनिपुलेशन करके हम इम्पैक्ट देखेंगे कि कौन से प्लांट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे प्लांट्स थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा था जो हमने मैनिपुलेट किया, जो हमने ऊपर शेड लगाई हुई है, इसको पूरा अंधेरे में रखा, इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी शेड लगाई, ठीक है, ये मैनिपुलेशन था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे हमारा सन किसका काम करेगा, ये बाकी वेरिएबल्स होंगे जो अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारा दूसरे वेरिएबल्स होंगे, ये सब मॉडरेट वगैरह ये सब वेरिएबल हम आगे देखेंगे, ठीक है। देन रिसर्च मैनिपुलेशन इज व्हेन रिसर्चर पर्पसली चेंज समथिंग टू सी व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट। जब रिसर्चर पर्पसली किसी चीज को चेंज करता है उसका रिजल्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है, सिंपल मीनिंग। देन हाइपोथेसिस क्या होते हैं। Hypothesis is like a smart guess or prediction that researcher makes before they start an experiment or study. It's what they think will happen. Researcher जब कोई smart guess करता है, आप रिसर्च कर रहे हो या प्रिडिक्शन बनाता है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। अपना एक्सपेरिमेंट या स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमने कोई हाइपोथेसिस क्रिएट किया, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस के भी आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, H0 या H1 बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, HO या फिर इसको HA भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारा रिसर्चर्स हाइपोथेसिस बोला जाता है, ठीक है। जो रिसर्चर सोचता है कि क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ये हाइपोथेसिस में हम आगे करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा उस हिसाब से। अभी हम सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं कि रिसर्चर जो सोचता है कि ये हो सकता है, मैं रिसर्च करने वाला हूँ कि ये दवाई जो है, ये मेडिसिन जो है सूट करेगी या नहीं। तो मैं एक नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि ये सूट नहीं करेगी, और यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाऊंगा जो कि रिसर्चर्स हाइपोथेसिस होती है, इसको रिसर्चर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग बताएगा। अब मैं तो यही चाहता हूँ ना कि ये सूट करे, तो ये मेडिसिन सूट करेगी, ये फीवर के लिए सूट करेगी, मान लीजिए फीवर की मेडिसिन है, ठीक है। तो ये रिसर्चर्स हाइपोथेसिस होती है। तो पहले मैं H0 को टेस्ट करूंगा, ये सूट करेगी या नहीं करेगी। तो मैं किसी तरह से कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा, केमिकल्स वगैरह मिला के देखूंगा, अगर सूट नहीं करती ये वाली रिसर्च हाइपोथेसिस, ये जो नल हाइपोथेसिस, ये अगर गलत साबित हो जाती है, तो इसका मतलब हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि रिसर्चर्स हाइपोथेसिस होगी। अगर ये सूट नहीं करती है, सच में ये मेडिसिन खराब है, तो मतलब कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब हम आगे करेंगे, ठीक है। अ हाइपोथेसिस इन एडुकेटेड गेस, ये एडुकेटेड सोचा समझा गेस होता है हमारा, अबाउट व्हाट माइट हैपन इन अ रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी में क्या घटित हो सकता है उसके बारे में। इट्स लाइक सेइंग आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे लगता है ये इस तरह से काम करेगा। आई एम गोइंग टू टेस्ट टू सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, मैं सही हूं या गलत हूं, इसलिए मैं इसको टेस्ट करने वाला हूं। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, एक फेयर गेस वर्क कर रहे हो। मेरी मेडिसिन बनाई गई सूट नहीं करेगी या तो सूट करेगी, ठीक है। और ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, ये सब हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अभी हाइपोथेसिस सिंपल आपको पता होना चाहिए, एक स्मार्ट गेस वर्क है, ठीक है। देन आते हैं हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, ठीक है। ये भी हम आगे करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च में करेंगे, ठीक है। बट फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। दिस अप्रोच इज लाइक बीइंग डिटेक्टिव। हाइपोथेटिको डिडक्टिव को क्या बोला जा रहा है, देखो डिडक्टिव तो आपको पता नहीं, डिडक्टिव इसमें हम क्या करते हैं, जनरल स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, ठीक है। देन इसको बोला जा रहा है कि डिटेक्टिव की तरह काम करती है।
यू स्टार्ट विद अ क्लेवर गेस। आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। हाइपोथेसिस का मतलब बताया कि एक आपने एजुकेटेड गेस निकाला, ठीक है, एक फेयर गेस वर्क किया कि हाँ ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अबाउट अ मिस्ट्री आपने एक हाइपोथेसिस बनाई किसी चीज़ के बारे में। देन यू गैदर एविडेंस, आप डाटा कलेक्ट करोगे टू सी इफ योर गेस वॉज राइट और नॉट, आपका जो गेस था वो सही था या गलत है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेजिन सस्पेक्टिंग दैट मोर सनलाइट मेक्स प्लांट ग्रो टॉलर। आपने सस्पेक्ट किया, आपने एक गेस किया कि ज़्यादा सनलाइट देंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और वो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। यू सेट अप एन एक्सपेरिमेंट, गैदर एविडेंसेस, आपने एक्सपेरिमेंट सेट किया, एविडेंस गैदर किए टू सी इफ द प्लांट रियली डू ग्रो टॉलर विद मोर सनलाइट। तो आपने देखा कि वहाँ पे सच में प्लांट्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं ज़्यादा या नहीं हो रहे हैं। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव क्या होता है? स्टार्ट विद क्लेवर गेस, आपने एक गेस किया, देन आपने एविडेंस कलेक्ट किए ये देखने के लिए कि आप सही हो या गलत हो। तो आपने हाइपोथेटिको डिडक्टिव, आपको यहीं से समझ आ रहा है। देखो, हाइपोथेसिस बनाई, डिडक्शन किया, उसके बाद आपने डाटा गैदर करके उसको देखा कि आप सही थे या गलत थे, ठीक है। दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव। हाइपोथेटिको इंडक्टिव क्या होता है ये भी देख लेते हैं। दिस अप्रोच इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू लैंड। आप इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हो? आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देख के कोई जनरल स्टेटमेंट पास करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप नया एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। यू गैदर लॉट्स ऑफ फैक्ट, आपने बड़े सारे फैक्ट्स गैदर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर ली एंड देन यू मेक एन एजुकेटेड गेस। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाई। तो इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव में क्या था, आप पहले एक गेस करते हो। आप हाइपोथेटिको डिडक्टिव में पहले गेस वर्क करते हो, आप मतलब कि हाइपोथेसिस बनाते हो, उसके बाद जाके आप गैदर करते हो इंफॉर्मेशन, ठीक है, फैक्ट्स गैदर करते हो, उसके बाद देखते हो आप राइट हो या रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे हाइपोथेटिको इंडक्टिव में क्या हो रहा है, आप पहले डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पहले डाटा आ रहा है, डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस यहाँ पे बाद में बन रही है, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस भी किस तरह से बनाओगे आप? जो आपने ढूंढा होगा, ठीक है, जो डाटा कलेक्ट किया और जो उसको एनालाइज करके आपके पास यहाँ पे जो मिस्ट्री सॉल्व हुई है उससे आप हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है। तो ये फर्दर यूज होगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ गेस अबाउट द प्लांट्स बिफोर हैंड, आपने देखो जो प्लांट्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें पहले गेस करने के अलावा आप क्या करोगे, यू फर्स्ट माइट ऑब्जर्व द एंड मेजर हाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। पहले आप मेजर करोगे कि डिफरेंट अमाउंट्स, जो हमने 3 प्लांट्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था वैसे देखेंगे कि सनलाइट किस तरह से अफेक्ट कर रही है। फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ज्यादा वाली सनलाइट ज्यादा अच्छी है या कम वाली सनलाइट ज्यादा अच्छी है। उसके बाद हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम एक एजुकेटेड गेस बनाते हैं जो भी हमने ढूंढा होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा मैनिपुलेशन वाला पॉइंट ही आ गया, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इस पे हम इम्पैक्ट मेजर करते हैं, ठीक है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, देखिए, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज लाइक द थिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। द आउटकम और व्हाट यू आर मेजरिंग इन एन एक्सपेरिमेंट, आप क्या मेजर कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हो। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो इंडिपेंडेंट है भाई, इसको तो मैनिपुलेट करोगे, इसको तो आप मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। इसको मैनिपुलेट करने करोगे तो क्या होगा, इसका असर पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, दोनों ये एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करने के बाद, मैनिपुलेशन करने के बाद आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका असर देखोगे। तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी आई होप क्लियर हो गया होगा साथ में। देन नेक्स्ट चलते हैं हम रेंडमनेस इन रिसर्च। रेंडमनेस क्या होती है? रेंडमनेस इज लाइक अ लेटिंग चांस डिसाइड, ठीक है। रैंडम, जैसे रेंडमनेस मतलब कि जो भी चीज आती है कहीं से भी उसको उठा लो, ठीक है। चांसेस सबको इक्वल मिल रहे हैं, इक्वल चांसेस को हम रैंडमनेस बोल सकते हैं, इक्वल चांसेस को, ठीक है। इन रिसर्च इट मींस एवरीवन और एवरीथिंग इन अ ग्रुप हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन और इंक्लूडेड। यहाँ पे बायस नहीं होगी, जहां पे रैंडमनेस होगी वहां पे क्या होगा, नो बायसनेस, ठीक है, नो बायसनेस, ठीक है।
तो यहाँ पे सबके पास इक्वल चांस है चूज होने का या इंक्लूड होने का हमारी रिसर्च में, हमारे एक्सपेरिमेंट में। इफ यू आर पिकिंग अ नेम आउट ऑफ हैड टू आस्क पीपल क्वेश्चंस, दैट्स रैंडमनेस। आप देखिए कहीं बड़े से हॉल में बैठे और वहां से किसी भी बच्चे को उठा रहे हो और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। आपको उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा बट कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ ले रहे हो किसी को भी पिक करके, ठीक है। एवरी नेम हैज अ सेम चांस ऑफ बीइंग पिक्ड, सभी के पास सेम चांस है। यहाँ पे रैंडमनेस आ गई ना कि किसी के भी पास, सभी के पास सेम प्रोबेबिलिटी होगी। 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं एक हॉल में, उसमें 10 को सिलेक्ट करने वाला हो, वो 10 इन 100 में से कोई भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। रैंडमनेस इन रिसर्च इज अबाउट गिविंग एवरीवन एवरीथिंग एंड इक्वल चांस। हर लोग को या हर चीज को इक्वल चांस देने को हम रैंडमनेस कहते हैं। इट्स अ बिट लाइक अ फेयर गेम, फेयर गेम की तरह हो गया, वेयर एवरीवन हैज इक्वल शॉट एट विनिंग, सभी के पास इक्वल चांस है जीतने का। इन रिसर्च रैंडमनेस हेल्प्स मेक श्योर आवर सैंपल ग्रुप्स वी स्टडी एंड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट बाइस्ड। ये सब बाइसनेस को दूर करता है रैंडमनेस। यहाँ पे जहाँ पे रैंडमनेस होगी वहां पे बाइसनेस नहीं होगी। देन आता है हमारा कासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है या एक्सपोज फैक्टर क्या होता है। कासी एक्सपेरिमेंट इज लाइक अ मिक्स बिटवीन रियल एक्सपेरिमेंट एंड जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप देखते हैं, इट्स व्हेन यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते बट यू स्टिल वांट टू सी इफ समथिंग मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन आप तब भी देखना चाहते हो कि कुछ डिफरेंस आ रहा है किसी चीज को छेड़ने से। इफ यू आर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मैथड्स इन अ रियल क्लासरूम बट कांट कंट्रोल ऑल द वेरिएबल्स, दैट्स कासी एक्सपेरिमेंट्स। देखिए यहाँ पे सभी वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं कि न्यू टीचिंग मैथड्स किस तरह से अफेक्ट करेंगे क्लासरूम में, रियल इन्वायरमेंट में। रियल इन्वायरमेंट में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लेकिन हम हर चीज को, हर वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड कासी एक्सपेरिमेंट। कासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं हम। कासी का मतलब ये होता है आधा अधूरा, ठीक है। देन एक्सपोज फैक्टो क्या होता है, एक्सपोज फैक्टो इज लाइक लुकिंग एट थिंग्स आफ्टर दे हैव ऑलरेडी हैपन। ये एक्सपोज फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, ठीक है, आफ्टर द इफेक्ट, ठीक है, होने के बाद चीज हो गई, अब उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं। इट्स व्हेन यू कांट कंट्रोल और चेंज एनीथिंग बट यू स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग टर्न्ड आउट द वे इट डिड। आप कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पे लेकिन आप ये देख रहे हो जो चीज घटित हो चुकी है वो ऐसा क्यों हुआ। इफ यू स्टडिंग व्हाई पीपल इन अ कम्युनिटी हैव डिफरेंट हेल्थ आउटकम्स बट कांट चेंज एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट, दिस इज एक्सपोज्ड फैक्टो। आप देखना चाहते हो कि इस कम्युनिटी के लोग इतने हेल्दी क्यों, इतने फिट क्यों हैं, तो आप उनको स्टडी करोगे लेकिन आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है, यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे नो मैनिपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। इन अ नटशेल trying to study cause and effect when you can't control everything। देखिए अभी आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट क्यों है, कासी एक्सपेरिमेंट आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट क्यों है। यहाँ पे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप पूरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते तब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर देखने के लिए। एक्सपेरिमेंट यही होता है, तो आप यहाँ पे मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप हर वेरिएबल को कंट्रोल फिर भी नहीं कर सकते, इसलिए ये कासी एक्सपेरिमेंट है, ये आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट है। देन एक्सपोज फैक्टो क्या होता है, जब जो चीज घटित हो चुकी है आफ्टर द इफेक्ट, आप आफ्टर इफेक्ट देख रहे हो कि क्या चीज ये ऐसा चीज हुआ क्यों, ये चीज ऐसे हो क्यों रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सपोज फैक्टो। जो चीज पहले से घटित हो चुकी है वो चीज क्यों हुई है उसके बारे में जांच पड़ताल करना इज कॉल्ड एक्सपोज फैक्टो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज की बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।